नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और आप देख रहे हैं स्टडी का भंडार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की गणित अध्याय 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे करेंगे। तो अध्याय 1 में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज इस वीडियो में पूरे करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज हम कक्षा 10 की गणित अध्याय 1 के मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा मोस्ट क्वेश्चन है वो है हमारा दूसरा प्रश्न। इसमें क्या दिखाया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हमें इसमें ये बताना है कि जो जितने भी विषम पूर्णांक हैं वो सब इनके रूप के होते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगाना है हमें। तो हम इसमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन का सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र है वो कैसा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र है वो a = bq+r। ये हमारा सूत्र है। हमें इस सूत्र से अपना ये पूरा सवाल हल करना है। ये यूक्लिड विभाजन की प्रमेय है। तो इसमें इसको करने के लिए हमें देखो a का मान ज्ञात करना है, क्योंकि वो भी धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। तो हमें b का, q का, r का 3 मान पता होना चाहिए, तभी हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें a को कोई भी संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखा हल में माना ये कोई पूर्णांक है, ये क्या है? ये कोई पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। अब जो 6 से बड़ा है, जो 6 से बड़ा। अब 6 से बड़ा कैसे है ये हमने क्यों लिखा? देखो हमारे यहाँ पर कितने 6, अब हम इसको इसके सामने रखें। देखो 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये आ गए। तो देखो जो b है हमारा वो 6 के सूत्र में आ चुका है, ठीक है। और q तो q हो गया और a 1 3 5 ये किसके मान हो गए? r के मान हो गए, ठीक है। तो b जो है, हम अगर किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और उसने पूछा प्लस, और r का मान हम जैसे अगर 0 रख देंगे और इसमें 6 में 0 जुड़ेगा तो कितने आएंगे? 6। मतलब हमारा जो a का आंसर आया वो 6 से कैसा हुआ? बड़ा हो सकता है और 6 के बराबर भी हो सकता है। अगर हम इसकी जगह पर, अगर हम 0 की जगह पर जैसे r का मान 1 रखा, 1 रख दिया तो 6 एकम 6 और यहाँ पर 1, तो कितने हो चुके? 7 हो चुके। तो है ना 6 से बड़ा? a का मान जो है वो 6 से बड़ा है या नहीं है? हाँ। अगर हम यहाँ पर देखो 5 रख दें तो यहाँ पर ही 5 आ जाएगा, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। नहीं, 6 5 11 हो जाएगा। 30 नहीं 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा। हाँ, अगर हम यहाँ पर 1 का मान नहीं होगा, जैसे यहाँ पर 2 होंगे तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 12, 12 5 17 होते हैं, ठीक है। तो 17 आ जाएंगे। तो हमारे ये जितने भी आंसर आएंगे वो सब 6 से बड़े होंगे। हाँ, अगर हाँ यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा तब तो वो 6 आ जाएगा, लेकिन बाकी जितने भी आंसर आएंगे वो सब 6 से बड़े होंगे। इसलिए हमने लिख दिया कि ये कोई पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, जो 6 से कैसा है? बड़ा है, जो 6 से बड़ा है, ठीक है। हाँ, अब 6 से बड़ा है अर्थात b = 6। तो हमें 6 से बड़ा कहते तो b का मान देखो 6 हो चुका था। देखो इसके साथ देखो b का मान कितना हो चुका था? 6 आ चुका था, ठीक है। अब है तो फिर अब शेष, तो हमें शेषफल लिखना है। अतः शेषफल। अब शेषफल कौन है? देखो शेषफल, हाँ अब ये पूछो यहाँ पर, इसमें हमने भाग तो दिया नहीं, शेषफल कहाँ से आएगा? तो ये जो पीछे तुम्हारे r का मान है वो शेषफल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? शेषफल। शेषफल कैसा होगा? 6 से कम होगा, 6 से कम होगा। अब शेषफल 6 से कम कैसे होगा? देखो हम किसी भी संख्या में, अगर हम जैसे हमने कहा 6 का भाग हम किसी भी संख्या में देंगे, अगर इतनी बड़ी संख्या में 6 का भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल बचेगा
6 से कम होगा। क्यों होगा 6 से कम? अगर 6 से ज़्यादा होगा, जैसे समझ लो हमारा शेषफल 8 आ गया तो हम 6 का भाग एक बार देंगे ना। अगर यहाँ पर 9 आ गए तो हम 6 का भाग एक बार दे सकते हैं ना। 6 एकम 6 और 3 बचे। तो अब तो शेषफल देखो, शेषफल कैसा होना चाहिए? इससे कम आता है। शेषफल भाजक से कम होता है, इसलिए शेषफल लिख दिया हमने 6 से कम होगा। 6 से कम कितनी संख्या होती है? 6 से कम r बराबर, हाँ शेषफल को r से दर्शाते हैं, वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया। 0 1 2 3 4 5 कितने हो सकते हैं जी? हाँ 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 6 आएगा अगर तो 6 एकम 6 हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो 6 तो आ नहीं सकता है। तो हमने अपने शेषफल निकाल लिए, b का मान भी आ चुका। अब बचा है केवल q। तो q का मान तो हम अपने मन से रखेंगे, कोई भी रख सकते हैं। तो उसके लिए तो हमें q, देखो हमारे यहाँ सवाल में भी q लिखा है, तो हमें q का मान नहीं चाहिए, हमें तो b का और r का मान चाहिए, क्योंकि q तो इसमें सवाल में है ही, वो हम आराम से निकाल आएगा, ठीक है। तो हम युगलट विभाजन क्या प्रमेय लिखेंगे, युगलट विभाजन प्रमेय से। ये मार्कर नहीं चल रहा है। युगलट विभाजन प्रमेय से, युगलट विभाजन प्रमेय से। युगलट विभाजन की प्रमेय क्या है वो हमने आपको सबसे पहले लिख दी थी। a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमने युगलट विभाजन की प्रमेय आपको सबसे पहले लिख दी थी। हाँ अब हमें इन ये सारे मान जो आर के हैं वो हमें इसमें बारह रखना है। और हाँ बी का मान तो हमें पता है कि वो तो 6 था ही, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो हम केवल मान, सभी मान रख सकते हैं, तब भी हमारा आंसर सही माना जाएगा। और इन्होंने पूछा है विषम पूर्णांक, कैसी संख्या चाहिए इनको? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम केवल विषम संख्या लिख सकते हैं। जैसे विषम संख्या कितनी होती है? 1 3 5, ये 3 संख्या जो है वो विषम है, तो हम इन 3 को भी लिख सकते हैं, या फिर हम सभी को भी कर सकते हैं। तो जो हमें करना पड़ेगा वो हम कर सकते हैं। तो हम पहले विषम वालों को कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सवाल नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इन 5 को 6 को, देखो 6 है, 6 को हल करने से, तो हम इन 3 को हल करेंगे। लिख दियो, जब r बराबर 1 हो तो r का मान कितना होना चाहिए? अगर 1 है तो सो हो जाएगा a बराबर b का मान 6, क्यों जब कहता हूँ r का मान 1, तो a आ चुका हमारा, बस इतना ही तो कहना है। तो ये हो चुका हमारा, इसको कह दो समीकरण नंबर 1। हाँ r का मान अगर 1 है तो ये संख्या सम नहीं हो सकती है। ये संख्या देखो, सम संख्या में किसी भी संख्या गुणा किया जाए तो वो संख्या सम ही आती है। जैसे 6 में हम किसी भी संख्या गुणा करें तो हमारा आएगी जो संख्या वो कैसी आएगी? सम आएगी। और ये कैसी है? विषम। और सम में हम अगर विषम को जोड़ दें तो हमारी कौन सी संख्या आएगी? सम आएगी, वो विषम आएगी, विषम आएगी, ठीक है, विषम आएगी। तो हमें कौन सी संख्या चाहिए? विषम चाहिए, तो विषम आ चुकी हमारा, ये सही है। हाँ अब हम दूसरा करते हैं, दूसरा मान रख दो 3, ठीक है। देखो जब r बराबर 3 हो तो, जब r बराबर 3 हो तो सो लिखना क्या? r बराबर 6q प्लस 3 मान रख दिए, बस क्या हो? इस ए तो देखो सम ही है, ये तो सम ही है, यहाँ पर भी कैसा हो गया? विषम हो गया। तो सम में सम को जोड़ कर क्या आते हैं? विषम ही आता है, इसलिए ये भी हमारा, इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। हाँ जब r बराबर 5 हो तो, जब r बराबर 5 हो तो a बराबर 6 जोगे तो q प्लस r की जगह पे कितने लिखना? मैं 5 लिख दिए, बस हो चुका। इसको लिख दो समीकरण नंबर 3। हाँ अब लिख दो यहाँ पर थोड़ी सी भाषा लिख दो, आंसर आ चुका हमारा। लिख दो समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
धनात्मक विषम पूर्णांक 6q, देखो हम भाषा इसी में से लिख रहे हैं 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है, चाहे हो सकता है लिख लो, चाहे होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है। बस हमारा यही आंसर हो चुका है। देखो हमने यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखी है कि r = 1 लिखिए, ये कौन से मान है, ये विषम मान है, से लिख लो। यहाँ पर हम भाषा थोड़ी सी लिख सकते हैं, केवल विषम मानों से, केवल विषम शेष फलों से, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। तो देखो चौथा सवाल, एक उलट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के रूप m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। हमें इसमें बताना है कि इसमें जो आएगा वो 3m और 3m + 1 के रूप का होता है या नहीं होता है। हमें इनका भाग करना है। वो पहले सवाल में हमारा विषम पूछा गया था, या कोई और सवाल में सम पूछा जाए तो हमें सम निकाल देना है उसमें से। सम वाली संख्या में जैसे r का मान हुआ था 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतने थे। तो अगर उसमें पूछा था विषम तो हमने 1, 3, 5 निकाल लिए थे। अगर कोई सवाल ऐसा हो जिसमें सम पूछा जाए तो हम सम वाले निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम ये मान रख लेते हैं। लेकिन इसमें हमें सम और विषम के बारे में नहीं कहा, सीधा कहा है कि वर्ग करना। क्या करना है? वर्ग। और हाँ एक बात और, इसमें तो उन्होंने बता भी दिया है कि हमें इसमें एकलव्य विभाजन प्रमेय को लगाना है। तो हम तो एकलव्य विभाजन की प्रमेय हमने पहले सवाल में भी लगाई थी, दूसरे में लगाई थी और इसमें भी लगाएंगे। तो देखो कि माना एक कोई पूर्णांक है, एक कोई पूर्णांक है यहाँ b बराबर कितने हुए? 3 है। देखो b बराबर 3 है, ठीक, b बराबर 3 है। और r का मान कैसा होता है? b से कम होता है, भाग से कम होता है। शेषफल हमारा 0, 1, 2 और 3 नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एकलव्य विभाजन प्रमेय लिख दो। एकलव्य विभाजन प्रमेय से, ठीक है। एकलव्य विभाजन की प्रमेय से, एकलव्य विभाजन की प्रमेय क्या है? a बराबर bq + r। तो a तो जो का था हो चुका है, bq ये रहा 3 और q का मान तो यहाँ पर देखो m बताया गया है, q का मान तो हमें m लिख दिया, प्लस r का मान कितना रखा? 0 रख लो पहले। तो यहाँ पर हो जब r बराबर 0 हो तो, ठीक है। ये भाषा यहाँ पर हमने छोड़ चुके थे, ठीक है। तो a बराबर क्या हो गया? 3m। आप क्या लिखा है इसमें? वर्ग करने पर। दोनों का हम क्या कर लेते हैं? वर्ग कर लेते हैं। लिख दो यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करें तो इस साइड भी 2 घातें आ जाएंगी और इस साइड भी 2 घातें हो जाएंगी। तो देखो a² बराबर, अब यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएंगे और m पे घाते 2, ठीक है। ये आ चुका है हमारा। तो इसमें हम देखो हमें तो 3m के रूप में बनाना है। तो हम इसको बनाएंगे a² बराबर 3 त्रिका 9 में 3 बाहर और 3 अंदर। तो देखो 3 त्रिका 9 हो चुके और m² जो का तो a बन चुका हमारा। और देखो a² बराबर और देखो 3m² की जगह पर हम लिख देते हैं क्या? m अकेला। क्या लिख देते? 3m आ चुका है जी। हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हम इसमें अब देखो हमने ये मान लिख दिया तो हम पीछे मान यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि माना m बराबर हो चुका है 3m²। देखो यहाँ कहे थे m के मान के लास्ट, हमने m के मान के लिख लिए, ठीक है, हो चुका। अब हमें लिखना है हम देखो r बराबर कितना रखा था? 0। अब हम r बराबर रखेंगे क्या? 1 रखेंगे। जब r बराबर 1 हो तो a बराबर हो जाएगा 3m + 1। तो
तो ए का मान देखो 3m प्लस आप तो हल आप लिख दो यहाँ पर दोनों ओर बात करने पर, दोनों ओर बात करने पर, दोनों ओर बात करने पर। देखो जैसा इसमें बात किया था वैसे इसमें करना है बात करने पर, दोनों ओर बात करने पर बात कर दो दोनों ओर। तो यहाँ पर हो जाएंगे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस में 1 आते आगे 2। तो देखो यहाँ पर हमारा एक सूत्र लगेगा। हमने सर्वसम्मिका वाला सूत्र पढ़ा है या नहीं पढ़ा? पढ़ा है। वो होता है किसी सर्वसम्मिका में ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, ए होती है सर्वसम्मिका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सर्वसम्मिका का सूत्र हमें यहाँ पर लगा देना है। देखो ए स्क्वायर बराबर आएंगे हमारे ए मान हो गया ए का मान और ये हो गया बी का मान। तो इसमें मान रख लो 3m क्या होगा हमारा ए का मान है, 2 घात लगी लगा दो, बी का मान क्या 1 है, 1 पे घाते 2 लगी लगा दो, प्लस 2 के 2 ही लिख लो। ए की जगह पे कितने हमारे, ए की जगह पे हमारे 3m थे तो 3m लिख लो कोष्टक में। बी की जगह पे कितना हमारा 1 है तो गुणा में 1 लिखा दो। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बराबर 3 त्रिका कितने हो जाते हैं 9 हो जाते हैं ना। हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि हमें एक दिन बाहर निकालना है तो हम इसको गुणा नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख दो जो खत्म। 3m पे घाते 2, यहाँ पर इसको आगे लिख दो, इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 2 3 6 लिख दो, ठीक है 6m और इस 2 3 6 और 1 का गुणा कर दो 6m आएगा और इस 1 को 1 1 का गुणा करने में 1 ही जाएगा, ये पीछे लिख दिया हमने, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर हो गया हमारे कितने, हाँ इसमें अब देखो इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें से 3 कॉमन ले, यहाँ पर 3 त्रिका 9 है तो 3 और बचे, 3 और बचे, एम स्क्वायर तो इसमें है ही प्लस यहाँ से 3 गए तो यहाँ पर क्या 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 और बचे, 2 एम यहाँ पर है ही प्लस अब 1 और है, ठीक। तो यहाँ पर हमने 3 सॉरी इसको 3m प्लस 1 हो चुका है। इसमें 1 को हम बाहर कर दो, अच्छा 1 को बाहर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए 3, इन सब के वाले में लिख दो m, यहाँ पर हो चुका 1। यहाँ पर फिर से लिख लो कि हमने माना है, क्या माना है, जैसा हमने इसमें माना लिखा था कि m बराबर 3m स्क्वायर, जैसे यहाँ पर लिख दो कि m बराबर 3m स्क्वायर प्लस 2m। जितने भी संख्याओं में m लिखा है वो हमें m का मान ही बनाना है, ठीक है। तो m हो चुका है। अब हमारा एक और बचा है 0, 1 हो चुका, अब लिख रहे हैं 2। r की जगह पे कितने रखने हैं हमें, अब 2 रखने हैं। तो यहाँ पर जगह थोड़ी कम पड़ेगी, इसलिए हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा है। तो अब हमें करना है r की जगह पर कितने रखना है, 2 रखना। जब r बराबर 2 हो तो r बराबर कितने हो तो 2 हो तो जब r बराबर 2 हो गए तो हमें क्या करना है, देखो जब r बराबर 2 हो तो फिर हमें मान रखना है, ठीक है। तो लिख दिए a बराबर 3m प्लस 2, ये हो चुका है। अब हमें दोनों ओर क्या करना है, वर्ग से, पहले दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हाँ a स्क्वायर यहाँ पर 3m प्लस 2, 2 हाथे हो चुकी दोनों ओर। अब हम बात करने में यहाँ पर देखो जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया था ये वाला सर्वसम्मिका, वही सर्वसम्मिका हमने यहाँ पर भी लगाना है। तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3m पे भी घाते 2 प्लस 2 पे घाते 2 प्लस 2 3m प्लस कोष्टक में यहाँ पर 2 भी लिख दो, ठीक है। यहाँ पर हो चुका है 1। तो अब हमें एक कोष्टक खोलना है, तो हम डायरेक्ट कोष्टक नहीं खोलेंगे, हमको 3 कॉमन लेना है। तो हम इसको पहले खोल देते हैं। देखो a स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर प्लस इसको मांगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12m प्लस 2 दूनी 4, पीछे खोल दिए। अब देखो इन दोनों में m है तो हम इन दोनों में से 3 को कॉमन लेना। किसको कॉमन लेना, 3 को। 3 कॉमन लिए और साथ में क्या 3 कॉमन आ गए और यहाँ पर बचे कितने 3m स्क्वायर बचे और यहाँ पर कितने बचे
3 चौका 12 यानी 4m बचे यहाँ पर कि नहीं बचे? हाँ, स्ट्रॉन्ग प्लस के यहाँ पर कितने हो चुके? 4 हो चुके। यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं। और हाँ देखो, हम 4 को एक प्रकार से लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 + 1। 4 को हम कैसा लिख सकते हैं? 3 + 1 लिख सकते हैं क्या नहीं? तो 3 तो हमारे जी अंदर चले गए और 1 जो बाहर बचा है। ठीक है, तो इतना जो मान है वो हमारे m के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? m के। तो a² बराबर 3m + 1 आ चुका है। ठीक है, तो ये सब किसके बराबर? m। तो कुछ जैसा माना हमने पहले में लिखा था इसमें यहाँ पर लिख लिया, वैसा हमको इसमें भी यहाँ पर लिख देना। पीछे लिख दो, माना m बराबर क्या माना हमने यहाँ पर? ये वाली संख्या 3m² + 4m + 1, ये हमने यहाँ पर माना है। ठीक है, तो ये आ चुके हमारे। देखो 3 हमें हल करना था, 0 1 2, तो हमने तीनों को हल कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, भाषा लिखना है। तो भाषा हम इसकी आपको यहाँ पर लिखते हैं, भाषा हम यहाँ पर लिखते हैं। भाषा कैसे लिखना है? भाषा लिखना है इसी से मिलकर। देखो लिखना है कि किसी धनात्मक देखो इसी में से कहाँ से? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमारा सवाल पूरा हो चुका है। तो देखो ये अब हमारा 5वां अगला प्रश्न है। 5वां भी बहुत ज़्यादा मुश्किल, दूसरा, चौथा और 5वां। तो 5वां करने के लिए हमें क्या करना है? 5वां में जो है वो क्या पूछा गया है? 5वां में यहाँ पर वर्ग नहीं घन लिखा है। क्या लिखा है? घन। तो देखो हमें इसी तरीके से सवाल को हल करना, बिल्कुल चौथे सवाल की तरह, बिल्कुल सेम इसी की तरह हल करना है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो घन लिखा है उसका थोड़ा एक सब सम का जो है वो अन्य हो जाएगी और बिल्कुल यही सेम लगाया जाएगा सवाल। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का आपका सवाल लगना है। प्रश्नावली 1.2 का ये चौथा सवाल है दोस्तों। हम ये चौथा सवाल आपको बताएंगे, ये मोस्ट क्वेश्चन है। लेकिन एक बात और है, इस चौथे सवाल के जरिए हम आपको 1.2 प्रश्नावली के सभी सवाल समझा देंगे। सभी सवाल आप इसी सवाल से समझ जाएंगे। तो आपको यह सवाल पूरा बिल्कुल ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन हम इससे आपको सभी सवाल जरूर समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब क्या है? एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं? एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं मासा। हमें मासा ज्ञात करना है। तो इन दो संख्याओं का मासा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसा है? 306 और 657, ऐसा करके मासा ज्ञात कर सकते हैं और उनका हम जोड़ा बना करके ज्ञात कर सकते हैं। एक तो एक तरीका हुआ। और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? एलसीएम ज्ञात करने का तरीका होता है 306 को और 557 को, दोनों को 657 को, सॉरी 57 को, दोनों को एक साथ लिख करके इसको हल कर देना है। और यहाँ जो आगे संख्या आएगी उनका हमको गुणा कर देना है। तो हमारा ये क्या होगा? लासा यानी एलसीएम हो चुका है। ठीक है, अगर हमें किसी संख्या में ऐसा दिया गया है कि हमें मासा दिया गया है और लासा ज्ञात करने के लिए पूछे, एचसीएफ को कहते हैं मासा, एलसीएम को कहते हैं लासा। अगर हमें एचसीएफ किसी संख्या का दिया गया है और हमें एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो हम आसानी से कर सकते हैं। और दोनों संख्याओं के बारे में भी बताया गया। देखो यहाँ पर दोनों संख्याओं के बारे में बताया है, साथ में एचसीएफ बताया गया है कि यहाँ पर 9 है और एलसीएम तुम्हें ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। तो आपके लिए इसके लिए एक सूत्र है, वो कैसा है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और एलसीएम।
तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF और वो गुणा कर दो LCM का। इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो पहली संख्या कितनी हमारी 306 गुणे दूसरी संख्या 657 बराबर HCF कितना 9, LCM कितना वो तो हमें ज्ञात करना है। एलसीएम तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम कहीं छोड़ दो, 9 को इसके बटे में पहुँचा दो। 306 गुणे 557 नहीं 657 बटे 9 बराबर LCM। अब हम यहाँ पर काटा पीटी कर लेंगे, बस और हो चुका है। तो 6 का भाग इसमें जाता है या नहीं ये देख लो हम पहले, ठीक है। तो 6 जंग 36 963 हाँ इसमें जाता है भाग। 963 बची कितनी 2 हो गए 27, 9 3 27 एक हट चुके। यहाँ पर हो गए 306 गुणे 73 बराबर LCM। हाँ इन दोनों का गुणा कर दो तो हमारा क्या हो चुका LCM आ गया। गुणा करने पर आता है हमारा 22 33 8 LCM। ये हमारा LCM आ चुका है, ठीक है। ये हमारा LCM आ चुका है। तो हमने आपको मासा ज्ञात करने के लिए बताया था, जैसे हम कोई दो संख्या का मासा ज्ञात करें, जैसे हमने कहा 100 का और हमने कह दिया 120 का मासा ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने समझाया था मासा कैसे ज्ञात करने के लिए, कहा था कि अलग अलग कर लो मासा ज्ञात करने के लिए। 5 के 50 25 5 5 और यहाँ पर हुए कितने 60, फिर यहाँ पर आए 30, फिर 15, फिर 5 3 फिर 5 1, ठीक है। अब इसको हम लिखा 2 2 5 5, यहाँ पर आगे कितने 2 2 2 3 5। तो ये हो गए थे हमारे 100 के और ये आए थे 120 के, ठीक है। तो देखो एक जोड़ा बना, दो जोड़ा बना और एक लास्ट वाला जोड़ा बना। तो 2 का और 5 का गुणा करने पर 5 10 दूनी 20, ये हमारा मासा आ चुका है। इस प्रकार से हमें किसी भी दो संख्याओं का मासा ज्ञात कर सकते हैं। 3 संख्या होगी तो यहाँ पर तीनों लिखा, तीनों के यहाँ पर जी आगे को पैर तीनों को लिख लिए, फिर बस उनको जोड़ा बना लिए। जिन जिन को जोड़ा बना गया वो हमारा उनका गया गुणा करते पर हमारा मासा आ जाएगा। अब लासा ज्ञात करने के लिए लासा ज्ञात करने के इन दोनों को एक साथ लिख दो। देखो 100 और 120 का लो ऐसा लिख दो तो हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने 50 और यहाँ पर आए कितने 60, फिर 2 से काटे यहाँ पर आए 25, यहाँ पर आए 30, फिर 2 से काटे से 25 तो जाता नहीं है 15 आया यहाँ पर, फिर 2 से काटे तो यहाँ पर नहीं कटा 2, अब 3 से कटेगा 25 जो कहते हो 5 3 15 5 आया यहाँ पर, फिर 5 से 5, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 5 से तो 1 1। तो अब इन दोनों का गुणा कर लो इन सब का, तो हमारा क्या हो चुका LCM यानी कि लासा हो चुका। देखो 2 2 2 फिर 3 फिर 5 फिर 5 5 हम 25 25 75 फिर 7 दूना 150 150 दूना 300 3 दूनी 600। तो यहाँ पर 600 हो गया क्या हमारा लासा। इन तीनों सवालों को देख लो तो हमारी 1.2 प्रश्नावली के पूरे सवाल हो जाते हैं। अगर कोई सवाल पूछा मासा कैसे ज्ञात करना है तो ये इस तरीके से मासा ज्ञात करना है। किसी ने इस सवाल में पूछा गया कि लासा कैसे ज्ञात करना है तो इस तरीके से नहीं सॉरी यहाँ से हो गया, यहाँ तक लासा कैसे ज्ञात करना है। हाँ किसी ने पूछा कि हमें लासा दिया गया है और दोनों संख्याओं के मान दिए गए हैं और हमें क्या ज्ञात करना है मासा दिया गया है तो LCM ज्ञात करना है। तो ये तरीका हो चुका है, ठीक है। और हाँ किसी ने कहा है कि LCM दिया गया है और मासा मतलब LCM दिया गया है और HCF ज्ञात करना है हमें, मतलब ये वाला ज्ञात दिया है और ये वाला ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अगर तो हम पहली संख्या लिख लेंगे, दूसरी लिख लेंगे, HCF का मान अगर हमें दिया नहीं है तो हम उसको HCF बता देंगे, LCM का मान हम रख देंगे। अब इस सवाल में तो हमें LCM नहीं दिया गया था और LCM दिया था तो हमने LCM लिख लिया था। आप यहाँ पर LCM लिख सकते हैं और HCF यहाँ कर लिखेंगे, यहाँ पर HCF और यहाँ पर जो संख्या आएगी वो उसको इसके नीचे पहुँचा देंगे। तो इस प्रकार हम HCF भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस एक सवाल से हम 1.2 प्रश्नावली को पूरा कर सकते हैं। प्रश्नावली 1.3 का दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये बताना है कि ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है या नहीं है। हमें जो सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या तो है लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें इसको उल्टा कहना पड़ेगा। कैसा कहना पड़ेगा? उल्टा। तो हमको ऐसे कहना पड़ेगा कि यह एक परिमेय संख्या। तो लिख दो माना
3 2 रूट के 5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। हमने इसको उल्टा कह दिया। कैसे कह दिया? जब हमने इसको कह दिया कि यह एक परमेय संख्या है तो मतलब परमेय संख्या कैसी होती है? पी बटे क्यू में। अर्थात ये जो कैसी होगी, ये पी बटे क्यू के रूप में होगी। किसके रूप में होगी? पी बटे क्यू के रूप में। और पी बटे क्यू के रूप में होगी कि नहीं होगी? होगी, अवश्य होगी, पी बटे क्यू के रूप में होगी। तो जहाँ पर क्यू बराबर नहीं है 0, क्यू का मान क्या नहीं है? यहाँ पर 0 नहीं है। पी बटे क्यू के रूप में जो संख्या होती है उसमें क्यू बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है। अब और साथ में इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का मासा 1 आना चाहिए। ये परमेय संख्या का है। जैसे इन दोनों का एचसीएफ यहाँ पर लिख लो बगल में HCF किनका? P और Q का। P और Q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इतना है तो हमारी यह एक परमेय संख्या कहलाएगी। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम देखो इस संख्या को हम फिर से यहाँ पर वापस उतार लेंगे। P बटे Q के रूप में लिख दिया। तो हम देखो 2 रूट के 5 इसको यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि हमें तो मतलब है सिर्फ रूट के चिन्ह से। किससे मतलब है? सिर्फ रूट के चिन्ह से। बाकी सबको इस साइड से हमें इस साइड पटकना है। तो देखो पी बटे क्यू जो पता लिख दिया, स्क्रीन को इस बगल पटको तो यहाँ पर ये प्लस में, तो ये किस में आ गए? यहाँ पर माइनस में। अब 2 है, ये जो 2 का में है आगे रूट के 5 से गुणा में है, तो इनको एक बार पटको, ये बार पटके तो जो पी बटे क्यू है जो जे माइनस में जो 2 का में आ जाए बटे में आ जाते हैं। कितने आ जाए? बटे में आ गए बटे में। तो हमें रूट 5 को मान पता चलेगा। ओके, जो आएगा रूट 5 को मान, तो इसको कह दो हम समीकरण नंबर 1 कह दो। क्या कह दो? समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लिख दो चूंकि अब कुछ नहीं होना है, सवाल हमारा हो चुका, भाषा ही भाषा आ गई। चूंकि P बटे क्यू माइनस 3 बटे 2 एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या। एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है वो ये बराबर रूट 5 के, तो रूट 5 कैसे कहलाएगी? एक परमेय संख्या कहलाएगी। हम जानते, लेकिन हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि रूट 5 अपरमेय संख्या है। रूट 5 अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। रूट 5 कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या। अतः हम जानते हैं कि रूट 5 की संख्या है अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या तो अपरमेय संख्या कैसे होती है? वो पी बटे क्यू के रूप में नहीं होती। अतः हम कह लेंगे कि रूट के 5 जो हैं वो पी बटे क्यू के रूप में नहीं होंगे। तो नहीं के लिए बराबर के बच में ऐसा चिन्ह, ये नहीं का चिन्ह कहलाता है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? नहीं का चिन्ह कहते हैं। ठीक है। तो ये पी बटे क्यू के रूप में नहीं है। और हाँ, हमें ये परमेय संख्या मिली थी। कैसे मिली थी? हमारी गलत अवधारणा के कारण। हमने जो अवधारणा ये सवाल तक किया है, हमने इसको क्या मान लिया था? परमेय संख्या मान लिया था। इसको उल्टा मान लिया था। जब उल्टा विरोधाभास माना तो आंसर भी तो विरोधाभास आएगा। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास हमारी अवधारणा विरोधाभास है। हमारी अवधारणा कैसी है? विरोधाभास है। अतः 3 रूट के 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि ये रूट 5 जो है, ये संख्या जो है 3 + 2 रूट 5, यह कैसी संख्या है? एक अपरमेय संख्या है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं वो सभी मोस्ट क्वेश्चन हैं। और इनके जो इसी के जो 17 हैं जो सवाल है, मतलब कि यहाँ पर पहला जो सवाल है उसमें यहाँ पर रूट के 5 अकेले को पूछा गया है, ये अपरमेय संख्या है या नहीं है। तो वो भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और ये वाला भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और परीक्षा में इन दोनों प्रश्न में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है परीक्षा में। एक बात और याद रख लो, तो हमने जितने क्वेश्चन आपको बताया है आज प्रश्नावली 1.2,
3 और प्रश्नावली 1.1 के सभी इतने सवाल बताए हैं वो वेरी मोस्ट क्वेश्चन हैं। हाँ, 2 उदाहरण और हैं जो वेरी मोस्ट हैं, और इस 1.3 प्रश्नावली के भी 2 उदाहरण हैं, वो भी वेरी मोस्ट हैं। प्रश्नावली 1.1 के कुछ 2 उदाहरण हैं, जिसमें पहले में बताया गया है आपको विषम संख्या 1 में और 1 में सम संख्या, सम और विषम संख्या के बारे में बताया गया कि इनको एक उलट विभाजन के प्रमेय से याद करो। तो वे दोनों मोस्ट हैं, और 1.3 के जो उदाहरण हैं 2 वो भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हैं। तो जो हमने क्वेश्चन बताए हैं आपको 5-6 क्वेश्चन के लगभग बताए हैं, ये सभी मोस्ट क्वेश्चन हैं, इनको सीख लीजिए। इनके अलावा आपको अध्याय 1 में कोई भी क्वेश्चन सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं क्वेश्चन में से कितना भी हार्ड प्रश्न क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो आपका, इन प्रश्न में से आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।